आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन जेईई मेंस में तथा एक क्वेश्चन जेईई एडवांस में आता है, तथा इस टॉपिक में कुछ कन्फ्यूज़न की वजह से आप उस क्वेश्चन को या तो गलत कर सकते हैं या फिर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं। इसको चेक करने के लिए आप जेईई एडवांस 2017 तथा 2018 में आए हुए क्वेश्चंस को हल करके देखें तो आपको पता चल जाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। तो टॉपिक है अपना रैखिक समीकरण निकाय का हल। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक क्रेमर नियम, दूसरा होता है मैट्रिक्स नियम। तो पहले अपन पढ़ेंगे क्रेमर नियम। तो देखो क्या होता है निकाय। निकाय मतलब होता है एक से ज़्यादा समीकरण, मतलब 2-3 समीकरण आ गई तो उसको अपन क्या बोलते हैं, निकाय बोलते हैं। तो देखो निकाय जो है उसका या तो कोई हल नहीं आएगा, कोई हल नहीं आएगा तो उसको अपन क्या बोलते हैं, असंगत। अगर कम से कम एक हल आ रहा है, मतलब या तो हल आएगा नहीं या तो आएगा तो उस टाइम अपन क्या बोलते हैं, संगत। अब संगत में भी 2-3 है। देखो अगर एक ही हल आया किसी समीकरण का तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, अद्वितीय हल। याद रखना, एक ही हल आया तो उसको क्या बोल देंगे, अद्वितीय हल। अगर जैसे मान लो 5 हल आ गए, 10 हल आ गए, 2 हल आ गए तो उसको अपन क्या बोल देंगे, परिमित रूप से बहुत। और लास्ट क्या है कि अनंत हल आ गए, बहुत से हल आ गए तो उस टाइप को अपन क्या बोल देंगे, अपरिमित रूप से बहुत हल। तो यार नाम से कर सकते हैं। तो ये अपन याद रखेंगे, संगत असंगत। अब संगत है तो कितना, एक हल आ रहा है कि 2 हल आ रहे हैं कि अनंत हल आ रहे हैं, तो वो तो अपन देख ही सकते हैं। अब देखो सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं वो है 2 चरों में 2 रैखिक समीकरण निकाय। 2 चरों में 2 रैखिक समीकरणों का निकाय। तो ये 2 मैंने समीकरणें लिखी है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, 2D में 2 सरल रेखाएं हैं क्या, अरे पढ़ा है ना ऐसा, सरल रेखाएं। तो क्रेमर नियम से अगर अपन हल निकालेंगे तो ये आ जाएगा x का मान Δ1/Δ, y का मान Δ2/Δ। अब इसके बाद ये डेल्टा क्या होता है, डेल्टा तो देखो ये जो है ना गुणांक, x और y के गुणांक, तो उनसे बना हुआ क्या होता है, एक सारणिक होता है a1 b1 a2 b2। देखो x और y के गुणांक लिखें। अब Δ1 क्या होता है, Δ1 में पहले की जगह आप क्या लिख देंगे, पहली स्तंभ की जगह आप लिख देंगे C1 C2। और Δ2 निकालने के लिए दूसरे जो डेल्टा था उसमें दूसरे की जगह क्या रख देंगे, C1 C2। तो ध्यान रखिए जो डेल्टा है उसमें पहले की जगह C1 C2 रखेंगे तो क्या Δ1 आ जाएगा, दूसरे की जगह रखेंगे तो Δ2 आ जाएगा। अब इसका प्रूफ कैसे होता है, तो देखो प्रूफ एक मैं छोटा सा तो बता देता हूँ आपको कि Δ1 ले लो आप। तो Δ1, अब Δ1 में C1 C2 और B1 B2। अब C1 C2 का वैल्यू मैंने यहाँ से रख दिया, कहाँ से, देखो ऊपर जहाँ से समीकरण थी, ये 2 समीकरण थी ना, फर्स्ट और सेकंड से। अब कुछ बोलेंगे सर यहाँ से यहाँ कैसे आएंगे, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए देखो एक ऑपरेशन अपन पढ़ते हैं सारणिक में। तो C1 को करा मैंने C1 माइनस C2y, जो कि अपन कर सकते हैं। तो ऐसा करने पे आपके पास ये आ जाएगा और इसमें से x कॉमन लेने के बाद ये आ जाएगा और ये तो क्या डेल्टा ही बन गया। तो देखो Δ1 बराबर आ गया x इंटू डेल्टा। प्रूफ काम तो नहीं आएगा पर देख सकते हैं एक बार। तो अब चलते हैं, अब देखो इसके क्या क्या होगा। तो इसमें ध्यान से देखो कि अगर मेरा डेल्टा 0 नहीं है तो x और y का जो मान है उसमें नीचे डेल्टा आ गया। अगर नीचे वाला 0 नहीं है तो भाई कुछ भी, ऊपर तो आप कुछ भी रखो, नीचे वाला 0 नहीं है तो मेरा हल आ जाएगा x बराबर Δ1/Δ2 और y बराबर Δ2/Δ। कोई दिक्कत नहीं। अगर नीचे वाला 0 हो गया तो क्या करोगे, नीचे वाला 0 हो गया तो क्या करोगे, अब भाग तो आप दे नहीं सकते। तो उस केस में देखो अगर सभी डेल्टा i 0 हो गए, अगर सभी डेल्टा i मतलब Δ1 भी 0 Δ2 भी 0, तो उस टाइम तो ये दोनों समीकरणें क्या हो जाएंगी, अनंत हल हो जाएंगी। अगर कोई भी एक ऊपर वाला 0 नहीं हुआ, नीचे वाला तो 0 था और ऊपर वाला क्या नहीं है, 0 नहीं है, तो बताओ क्या होगा, वो तो परिभाषित ही नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या नहीं आएगा, कोई हल नहीं आएगा। अब अपन देखते हैं ऐसा, ये तो 2 सरल रेखाएं ना, तो अपन आराम से देख सकते हैं ना कि ये ऐसा कब होता है। तो देखो इसमें क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, क्या प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है तभी तो एक हल होता है। और कोई हल कब नहीं होता, जब समांतर रेखाएं होती है। और अनंत हल कब होते हैं, जब रेखाएं कैसे आ जाए, एक के ऊपर एक रेखाएं बना सकते हैं ना। तो एक के ऊपर एक रेखाएं बना दी तो उसमें कितने हल आएंगे, अनंत। और ये कंडीशन आपको याद होगी, समपाती रेखाओं के लिए सभी का अनुपात समान होता है और ये लास्ट वाला अनुपात यहाँ पे समान नहीं होता। तो ये तो याद है। तो सीधा सीधा ये तो 2 सरल रेखाएं हैं। अब इसको इस डेल्टा के रूप में क्यों पढ़ा है अपन ने, क्योंकि आगे वाला जो आने वाला है उसी को अपन इस तरीके से करेंगे। इसको तो 2 सरल रेखाएं करके अपन आराम से आंसर निकाल सकते हैं, पर जो आगे आने वाला है उसको अपन किससे करेंगे, इस डेल्टा वाले मेथड से करेंगे, क्रेमर नियम। अब देखो पहला क्वेश्चन है
के मानों की संख्या जिसके लिए समीकरण इकाई का कोई हल नहीं है। अब देखो ये तो दो सरल रेखाएं हैं ना, और उनका कोई हल नहीं है, इसका मतलब कौन सा केस है बताओ? कोई हल नहीं है मतलब समांतर। अब समांतर में पता ही ना आपको कंडीशन क्या होती है, A1/A2 B1/B2 C1 नॉट इक्वल टू C2। तो ये आप अगर लगाओगे तो A1 B1 C1 C2 का वैल्यू आप पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा। अब इसमें देखो आपको भी पता होगा ऐसे समीकरण को हल कैसे करते हैं, पहले दो को एक साथ लो और दूसरे और तीसरे को एक साथ लो और बीच में क्या आ जाएगा, एंड। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे वज्र गुणा करके तो आपके पास फाइनल ये आएगा कि के का मान हो सकता है 1 और 3, और दूसरा बोल रहा है के का मान 1 और 2 नहीं होना चाहिए। तो बताओ यहाँ से क्या बताओगे आप, के का मान क्या हो सकता है, केवल 3 ना, क्योंकि पहले ने बोला 1 और 3 हो सकता है पर दूसरे ने मना कर दिया कि 1 तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब क्या हो सकता है, केवल 3। ये बात समझ में आता है? ठीक है, तो के मानों की संख्या पूछी थी तो कितना है बताओ, 1 हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता कि इसका अनंत हल है, अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता कि अनंत हल है, तो अनंत हल है तो बताओ क्या होता रे, अनंत हल है तो क्या होता कि यहाँ पे दोनों रेखाएं क्या आ जाती, समपाती, और समपाती आ जाती तो बताओ क्या होता, समपाती रेखाएं आती तो ये लास्ट वाले में बराबर का चिन्ह आ जाता, तो यहाँ पे के का मान क्या आ जाता, दोनों जगह बराबर आता। पहला तो बोलता 1 और 3 होना चाहिए और दूसरा क्या बोलता, के का मान क्या होना चाहिए, 1 और 2। तो बताओ दोनों को मिला के क्या आंसर आता कि के का मान क्या होना चाहिए, 1। तो अगर इसी क्वेश्चन में अनंत हल पूछा होता तो आपका आंसर क्या आ जाता, के का वैल्यू 1। कोई दिक्कत नहीं। तो चलो आगे वाला क्वेश्चन में देखते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में क्या है, ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, जो भी लिखा है इन रैखिक समीकरण निकायों का विचार कीजिए। तो कौन सा सही है, ये तो देखो दो सरल रेखाएं हैं और वही क्वेश्चन के ऑप्शन में क्या दिख रहे हैं कि अनंत हल, अद्वितीय हल या कोई हल नहीं। तो अद्वितीय हल के लिए क्या होता है बताओ, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये करते ही आपको मान आ जाएगा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये तो प्रतिच्छेदी रेखाओं वाली कंडीशन है, तो ये तो कर ही लेंगे। तो पहला तो ये आ जाएगा A नॉट इक्वल टू -3 है तो अनंत हल, अद्वितीय हल होगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखो अनंत हल के लिए क्या होता है, अनंत हल के लिए दोनों क्या होनी चाहिए, समपाती। तो समपाती वाली कंडीशन लगाते ही एक का मान -3 और लैम्डा प्लस म्यू का मान कितना आ जाएगा, 0। तो लैम्डा प्लस म्यू तो अनंत हल, तो सी ऑप्शन आ जाएगा क्या, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। इसी बात कोई हल नहीं हो तो क्या करते हो आप, A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ऐसा करने से ही आ जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। तो ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, कर सकते हैं आराम से। तो ध्यान से देखेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। अब जो आता है मेन कहानी यहाँ पे है। अब ये तो था 2 वाला जिसमें अपन ने डेल्टा लगाया था, हालांकि उन क्वेश्चन को अपन सीधा भी कर सकते थे, समांतर संपाती का यूज कर। तीनों चरों में 3 रेखिक समीकरण निकाया तो क्या होगा, देखो अब यहाँ पे ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। ये तो 3 चर हैं x y z, उनमें क्या है 3 समीकरण। इनको अपन 3D में 3 समतल, मतलब ये जो है ये समतल का इक्वेशन आप जब पढ़ोगे 3D में तो वो ऐसा ही होता है। देखो रेखा में x और y था और समतल में एक z और आ जाता है, तो ये 3D में 3 समतल है, कोई दिक्कत नहीं। क्रेमर नियम जो पहले था Δ1/Δ, Δ2/Δ, इसमें एक और आ जाएगा Δ3/Δ, तो ये क्रेमर नियम है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा वही क्या होता है, गुणांक वाला A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3। अब बताओ Δ1 निकालना है तो क्या करेंगे, ये D1 D2 D3 अपन कहाँ पे डाल देंगे, पहले में, डेल्टा में पहले में, डेल्टा में दूसरे में और डेल्टा में तीसरे में। तो इतना तो समझ में आता है ना, Δ1 Δ2। और प्रूफ, इसका प्रूफ है, एक तो पहले वाले के जैसे कर सकते हो, वो कोई काम आएगा नहीं, और दूसरा एक और है, ये क्या है, इससे दूसरे तरीके से अपन प्रूफ कर सकते हैं पर ये कोई काम नहीं आएगा तो इसको छोड़ सकते हैं आप, बाकी देखना तो देख लेना। और अब आते हैं अपन डेल्टा। देखो इसमें क्या हुआ, अगर देखो डेल्टा 0 नहीं है, डेल्टा 0 नहीं है तो XYZ के मान यहाँ से आ जाएंगे और एक ही मान आएगा, तो अद्वितीय हल। अब अगर डेल्टा 0 हो गया तो डेल्टा 0 होने का मतलब नीचे वाला 0 हो गया, नीचे वाला 0 हो गया और ऊपर वाला कोई कम से कम एक, अगर कोई भी ऊपर वाला एक, देखो इसमें Δ1 Δ2 Δ3, अगर कोई नॉन जीरो हो गया तो ऊपर तो 0 नहीं है, नीचे 0 है, तो उस टाइम क्या आ जाएगा बताओ, कोई हल नहीं आएगा ना उस टाइम। तो अगर सबके सभी 0 हो गए, सबके सभी 0 हो गए तो क्या करोगे, सबके सब 0 हो गए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसमें याद रख लेना, यदि सबके सब डेल्टा 0 है,
और ये सबसे कन्फ्यूजिंग है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि कोई भी दो समतल समांतर है तो उस टाइम कोई हल नहीं आएगा, अन्यथा अनंत हल आएंगे। अगर कोई भी दो समतल कैसे होंगे, समांतर हो गए, तो उस टाइम कोई हल नहीं आएगा, अन्यथा कितने हल आएंगे, अनंत हल आएंगे। और यहाँ पे एक बात और है, समांतर समतल को अपन क्या नहीं मान, समपाती को अपन क्या नहीं मान रहे, समांतर नहीं मान रहे। वो देखो गोल्डन स्टेटमेंट देखो आप, यदि कोई भी दो समतल समांतर हैं तो कोई हल नहीं होगा। मतलब समपाती की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, समपाती को अपन समांतर नहीं मान रहे। अब इसी स्टेटमेंट को जो लिखा मैंने वापस लिख दिया है, अगर यदि सभी डेल्टा जीरो है तथा कोई भी दो समतल समांतर है, उनमें से कोई दो समतल समांतर आ गए तो कोई हल नहीं होगा। अगर कोई भी दो समांतर हो गए समतल तो कोई हल नहीं होगा, अन्य सभी स्थितियों में अनंत हल होंगे। तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से याद कर लें, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन लगातार आ रहा है, क्योंकि इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है तो इसलिए इसी में क्वेश्चन आ रहा है और यहाँ पे मैंने क्लियरली बता दिया है। अब आपको बोलोगे सर ये 3D में क्या है, समांतर और समपाती कैसे देखेंगे, तो देखो बिल्कुल सेम है। ये दो समतल, ये बताओ समांतर कब होंगे, जब पहले वाले तीन तो बराबर हों और लास्ट वाला इनके बराबर नहीं हो। और बताओ ये समतल समपाती कब होंगे, जब इनके सब के सब क्या हो जाएं, बराबर। तो इसको बहुत अच्छे से देख लेना कि समतल समांतर कब कैसे चेक करते हैं, समपाती अपन कैसे चेक करते हैं। तो ये कर सकते हैं क्या, और इसमें अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ध्यान दें, इस क्वेश्चन जितना याद कर सके इसको पूरा एग्जैक्ट याद कर लें, तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये बात समझ में आता है। अब देखो, अब जो है आगे वाला केस वो है समघात समीकरण निकाय। मतलब ऊपर वाले में जो D1 D2 D3 आ रहे थे वो सब के सब जीरो हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, समघात। और इधर ऐसे ही वो C1 C2 जीरो हो जाए तो ये समघात बन जाएगा। और इसमें कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है। कैसे, देखो अगर डेल्टा जीरो नहीं हुआ तो एक ही हल आएगा, और वो हल कौन सा होगा, वो हल होगा अद्वितीय हल, और वो 0 0, क्योंकि दिख रहा है ना, देखो x y और z को अपन 0 रखेंगे तो वो इसको संतुष्ट करेगा। तो मतलब एक ही हल आ रहा है तो वो कौन सा हल होगा, 0 0 ही होगा। अगर डेल्टा जीरो आ गया तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है इसमें, कितने हल आएंगे, अनंत हल आएंगे। और इसको अब देखो क्या बोल सकते हैं, इस 0 0 0 वाले को लोग क्या बोलते हैं, तुच्छ हल, ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब तुच्छ हल। और अब इसमें जीरो तो आएगा और भी आएगा तो उसको अपन बोल देते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब अतुच्छ हल। ये बात समझ में आता है क्या। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। समघात समीकरण मतलब D1 D2 D3 सब जीरो है, तो अपन क्या बोलेंगे कि डेल्टा जीरो नहीं है तो अद्वितीय हल, और डेल्टा जीरो है तो अनंत हल। तो इसमें ध्यान से देखें, कुछ कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए। और पहले वाले में ये लास्ट वाला आप याद रख लेंगे कि सब डेल्टा जीरो है तब अपना दो केस बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपना थ्योरी कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन पे आते हैं अपन। तो क्वेश्चन है, निम्न समीकरण निकायों को संगतता के लिए चेक करें, यदि संगत है तो हल भी ज्ञात करें। तो पहले तो अपन देखो, अब ये मैंने सिंपल क्वेश्चन लिए ताकि आपको पता चले कि क्या हो रहा है। तो देखो डेल्टा लिखो पहले के लिए 1 1 1 और 1 2 1 1 1 2। तो ये डेल्टा आप निकालना आता है ना सारणिक, तो उसको करेंगे तो डेल्टा नॉट इक्वल टू यहाँ पे 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, संगत और अद्वितीय हल। अब अद्वितीय हल होगा तो कैसे निकालेंगे, तो पहला मेथड तो है देखो क्रेमर नियम से। क्रेमर नियम, डेल्टा 1 निकाल लो, डेल्टा 2 निकाल लो, डेल्टा 3 निकाल लो। अरे कैलकुलेट करना तो आता है ना, डेल्टा भाई डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 निकाल लेंगे और फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। अब आप बोलोगे कि सर इन समीकरणों को तो हम प्रतिस्थापन या विलोपन से भी सरल कर सकते हैं, परंतु ये विधियाँ जेई में काम नहीं आएगी क्योंकि इन प्रश्नों में समानता प्रचल होता है। तो ये अपन आगे देखेंगे कि इन विधियों से अपन सोल्व तो बहुत इजीली कर सकते हैं। देखो 2 - 1 करो y आ जाएगा, 3 - 1 करो z आ जाएगा, और जब y और z रखोगे तो x का मान आपके पास आ जाएगा। पर ये इसमें नहीं काम आएंगी, वो देखते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन में वही आप निकालोगे, क्या डेल्टा निकालोगे, और डेल्टा क्या आ गया, 0 नहीं आया। और सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखो, डेल्टा 0 नहीं आया, और इसमें जो है वो क्या है, समघात है। समघात है तो अपन क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल होगा। अब अद्वितीय हल होगा तो अपने को पता ही ना, एक ही हल आना है, तो वो कौन सा आएगा बताओ, 0 0 0। तो इसका हल क्या आएगा, 0 0। बना निकाले बोल सकते हैं, समझ में आता है, तो कोई दिक्कत नहीं। 3 नंबर देखो, 3 नंबर में भी वही डेल्टा निकालते हैं। तो डेल्टा निकालोगे और डेल्टा आ रहा है 0,
0 आ रहा तो आप क्या बोलोगे, संगत है और अनंत रूप से बहुत हल, मतलब अशून्य हल भी होंगे या अपन अनंत हल भी बोल सकते हैं। तो ये बात समझ आता है। अब अपन क्या करते हैं, देखो इसमें क्या हुआ, अनंत हल आ रहा है, इसका क्या मतलब है, कोई भी दो समतल समांतर नहीं है, कोई भी दो समतल यहाँ पे समांतर नहीं है, अतः तीनों समतल एक रेखा में प्रतिच्छेद करेंगे। देखो ये समतल समांतर नहीं है, इसका मतलब पहला समतल ऐसे जा रहा है, दूसरा समतल ऐसे जा रहा है, तो तीसरा समतल कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाना पड़ेगा। तो ये तीनों समतल देखो इस रेखा में क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ये रेखा अंदर की ओर जा रही है, तो प्रतिच्छेद करेंगे तो बताओ कितने हल आएंगे, अनंत हल। कौन से, इस रेखा में। तो या तो आप इस रेखा का समीकरण निकालो 3D से, या फिर इसको मैं सोल्व करने का एक तरीका बताता हूँ। तो इस प्रकार के एक रेखा में अनंत हल ज्ञात करने के लिए z बराबर लेमडा समीकरण 1 और 2 में रखकर x व y का मान ज्ञात कर लें लेमडा के पदों में। तो इस प्रकार के समीकरण, अब देखो इसमें लिखा है यदि संभव, मतलब ये कई बार z बराबर लेमडा रखने से नहीं आएगा तो अपन x या y का मान लेमडा रख लेंगे। तो इसमें तो देखो z की जगह रखो लेमडा और इसको सोल्व कर लो। सोल्व करना तो आता है ना, अरे वही प्रतिस्थापन विलोपन जो भी लगा के है, क्योंकि दो समीकरण है और इसका दो ही अज्ञात है। तो सोल्व करा, ये सोल्व करने के बाद देखो एक्स वाई जेड के मान आपके आ जाएंगे। तो ये अपने कितने, अब इसमें जैसे जो आप लेमडा का मान रखोगे तो एक हल आ जाएगा, लेमडा का मान दूसरा रखोगे तो और हल आ जाएंगे। तो मतलब ऐसे करके कितने हल आ जाएंगे, अनंत हल आ जाएंगे। तो अनंत हल निकालने का तरीका अपन ने इसमें सीखा है। अब आगे देखो एक क्वेश्चन और है। तो ये जे का मतलब है जेई एडवांस और जेई मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, और अगर कहीं ए आता है उसका मतलब है केवल एडवांस के लिए। तो जे लिखा है मतलब ये जेई मेंस और एडवांस के लिए है। तो समीकरण निकाय में यदि एक्स वाई जेड सभी शून्य नहीं है, अब इसने बोल दिया कि सभी क्या नहीं है, शून्य नहीं है। भाई ये तो समघात समीकरण है, तो इसके तो शून्य शून्य हल तो आते ही। तो इसने बोला सभी शून्य नहीं है, इसका मतलब इसके अशून्य हल भी आए हैं, अशून्य हल आए हैं, इसका मतलब इसके कितने हल हैं, अनंत हल। तो अनंत हल है तो बताओ क्या लगाओगे, डेल्टा जीरो। डेल्टा जीरो लगाते ही, अब डेल्टा जीरो ये मैंने कैसे लिखा है, तो देखो सभी को एक तरफ ले आओ, x माइनस सी वाई माइनस बी जेड बराबर जीरो। पहले समीकरण को ऐसे लिखोगे तब ये डेल्टा देखो एक माइनस सी और माइनस बी। इसी टाइप से दूसरे समीकरण तीसरे समीकरण को भी आप एक तरफ ला के लिख लेना, तब ये डेल्टा आ जाएगा। अब इसको जीरो करोगे तो आपके पास सीधा सीधा इसका मान आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये तो समघात समीकरण था। अब आगे चलते हैं जे में। ये बोला है यदि रेखीय समीकरण निकाय के अशून्य हल। अब इसने बोल दिया अशून्य हल मतलब अनंत हल ही है, अनंत हल है, इसका मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा, डेल्टा जीरो। तो डेल्टा जीरो करते ही देखो क्या आ गया, पी का मान आ गया। डेल्टा जीरो करते ही आपके पास किसका मान आ जाएगा, पी का मान। और पी का मान जब आप वापस रख दोगे हल करने के लिए, देखो पी का मान रखा और फिर अपन ने इनको हल करना भी एक्स वाई जेड का मान चाहिए ना इसके लिए, तो इसलिए हल करना है। तो अपन ने, मैंने अभी क्या सिखाया था पिछले क्वेश्चन में कि जेड बराबर लेमडा रख के अपन सोल्व करेंगे। तो जेड बराबर लेमडा रखो और सोल्व करो एक और दो को, तो देखो वाई आ रहा है एक्स ही आ रहा है। तो अब इसका अपने को मान निकालना था, तो इसका मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब अपन चलते हैं और क्वेश्चन में। अब देखो लेमडा तथा म्यू के मान ज्ञात करें यदि समीकरण निकाय दिस रखती है। इसमें मैंने 4 क्वेश्चन बना दिए, अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अनंत हल या एक से अधिक हल। 4 क्वेश्चन है और ये क्रेमर रूल से 5 बार आ चुका है। ये 19 और 20 जेई मेंस 19 और 20 ये 5 बार आ चुका है। ये बात समझ में आता है, तो 5 बार आ चुका है। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं अपन। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन में डेल्टा निकाल लिया, डेल्टा निकालना आता है ना, डेल्टा 1 निकाल लिया, डेल्टा 2 निकाल लिया, डेल्टा 3 निकाल लिया, मैंने सभी डेल्टा फाइंड कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, पहले अद्वितीय हल के लिए क्या होता है बताओ, कि डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, एक ही कंडीशन होता है ना, तो वो डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। फिर क्या होगा, कोई हल नहीं। अब कोई हल नहीं है तो उसके लिए क्या होता है बताओ, कि जो अपना है डेल्टा तो जीरो होना चाहिए पर डेल्टा आई नॉट इक्वल टू जीरो। ये बात समझ में आता है क्या, कि डेल्टा जीरो करेंगे तो लेमडा का मान 2 आ जाएगा, डेल्टा आई नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा आई का मतलब डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, तो उसका नॉट इक्वल टू जीरो करोगे तो म्यू का मान क्या आ जाएगा, 7। तो दूसरा भी सही। अब अनंत हल के लिए क्या होता है, अनंत हल के लिए क्या होता है, डेल्टा जीरो और डेल्टा आई भी जीरो, तो म्यू और लेमडा 7 आ रहा है। अब इसमें जो चेक करने वाली कंडीशन है वो ये, क्या, कोई भी दो समतल समांतर नहीं है अतः अनंत हल होंगे।
अतः अनंत हल होंगे। ये बात समझ में आता है क्या? तो इसलिए इसके अनंत हल होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई समतल समांतर आ जाते तो इसी केस में क्या आंसर आता अपना, इसी केस में आता कोई हल नहीं है, वो आगे आएगा क्वेश्चन। अब जेई में यदि लेमडा क्यू प्लस म्यू स्क्वायर पूछा जाता है तथा विकल्पों में कोई नहीं उपस्थित नहीं हो तो अपन 2 से भी आंसर दे सकते थे। मतलब यहाँ तो सब कुछ निकाल ही लिया, बाकी अगर देखो एक तो कोई नहीं ऑप्शन उपस्थित नहीं था, और फिर देखो अपने को लेमडा का मान 2 आ रहा है, म्यू का मान 7 आ रहा है, तो अपन इससे भी आंसर दे सकते थे। क्या बात समझ आता? कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ वाला, एक से अधिक हल। अब एक से अधिक हल का क्या मतलब है अभी? अपन ने तो अभी पढ़ा था या तो कोई हल नहीं, या तो एक हल, या तो अनंत हल। तो एक से अधिक का मतलब क्या है? एक से अधिक का मतलब यहाँ पे यही है, अनंत हल। एक से अधिक का मतलब अनंत हल। तो मतलब ये कौन से के समान हो जाएगा? तीसरे के समान। तो म्यू और लेमडा का वैल्यू रख के आप इसका मान निकाल सकते हैं। अब आगे वाला क्वेश्चन है जिसमें आपके सब कन्फ्यूज़न ही दूर हो जाएंगे। देखो ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। टी के वास्तविक मानों को ज्ञात करें जिसके लिए रेखिक समीकरण निकाय दिस के हल। एक तो आया कोई हल नहीं है, एक है अनंत हल। अनंत हल को अपन यह भी बोल सकते हैं क्या? समतल एक रेखा में प्रतिच्छेद करें, तो सेम ही चीज़ है। तो दोनों के लिए क्या होता है भाई? डेल्टा तो 0 होना ही पड़ेगा क्या? तो डेल्टा 0 कर दिया। डेल्टा 0 करा तो ये एक समीकरण बन रहा है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो टी का मान आ रहा है 1 और -1। टी का मान आ रहा है 1 और -1। तो टी बराबर 1 पर आप देखें, टी बराबर 1 पर क्या हो रहा है? समतल 1 और 2 कैसे बन जा रहे हैं? समांतर। देखो टी का मान 1 रखो इसमें, तो टी का मान 1 रखोगे तो ये क्या बन जाएगा? x + y + z = 1, और दूसरा क्या बन जाएगा? x + y + z = -1। तो 2 समतल समांतर हो गए, तो बताओ क्या होता है उस टाइम? उस टाइम तो कोई हल नहीं होता, तो ये करेक्ट है। और t का मान जब -1 रख रहे हैं, जब t का मान आप -1 रखोगे तो देखो क्या लिखा है? समतल 1 और 3 समपाती। मतलब समतल 1 और 3 कैसे हो गए? समपाती हो गया, मतलब एक ही समतल हो गया वो तो। तथा समतल 2 उनके समांतर नहीं है, और समतल 2 उनके क्या नहीं है? समांतर नहीं है। 2 समतल तो एक ही जगह आ गए, और तीसरा समतल उसके समांतर नहीं है, मतलब उसको ये प्रतिच्छेद करेगा क्या? तो कितने हल आ जाएंगे बताओ? अनंत हल आ जाएंगे। 2 समतल एक जगह हो गए और तीसरा समतल उनके समांतर नहीं है, तो क्या होगा बताओ? अनंत हल हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये अनंत हल, तो इसको बहुत अच्छे से देखना। तो ये आ जाएगा अपना T1 और -1। अब ये जेईई एडवांस 18 में आया हुआ क्वेश्चन है। यदि समीकरण निकाय का कम से कम एक हल है तो देखो ये क्वेश्चन का मैंने एक पार्ट लिया, बाकी लंबा क्वेश्चन था ये। तो अपन देखो इसमें क्या बोला कि कम से कम एक हल है, कम से कम एक हल है। और यहाँ पे देखो डेल्टा मैंने निकाला है भाई, डेल्टा निकालेंगे तभी तो पता चलेगा। तो डेल्टा मेरा 0 आ रहा है, और वो मैंने कैसे निकाला है? C1 C2 समानुपाती है, इसलिए वो 0 आ जाएगा। तो डेल्टा 0 है, अतः क्या हो गया? अद्वितीय हल संभव नहीं है। अद्वितीय हल तो हो ही नहीं सकता, इसलिए इसके कितने होंगे? अनंत हल होंगे। इसके कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। ये बात समझ आ रही? तो इसलिए अपना क्या होगा? सभी डेल्टा ही क्या होना चाहिए? 0। सभी डेल्टा ही 0 होना चाहिए। तो डेल्टा 1 को मैंने जब 0 किया तो मेरे पास एक समीकरण मिल गई। पहले मैंने डेल्टा 1 को 0 किया तब एक समीकरण मिला, और वो ऑप्शन में भी है, वो ऑप्शन में भी है। तो देखो अगर डेल्टा 1 तो 0 होना ही पड़ेगा, मतलब ये तो आंसर में आना ही पड़ेगा, ये तो आंसर में आना ही पड़ेगा। अगर अब यदि पर्सन सिंगल करेक्ट है, जेईई मेंस वाला है, तो अपन क्या कर सकते हैं? डेल्टा 1 बराबर 0 से एक ऑप्शन आ भी रहा है तो डेल्टा 2 और डेल्टा 3 को सेव करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये सीधा आप आंसर लगा सकते हैं। पर क्वेश्चन उस टाइप का हुआ मल्टीपल का, तो फिर आपने को सब कुछ करना पड़ेगा, परंतु पूर्ण विश्वास के लिए उनको भी चेक करें। ये बात समझ आता है? तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो गया है ये, तो ध्यान रहे। डेल्टा 0 है तो डेल्टा 1 को 0 किया, जो कंडीशन आ रहा है वही ऑप्शन में भी मिल रहा है, तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं सिंगल करेक्ट में। आगे चलो, निम्न समीकरण निकायों को संगतता के लिए चेक करें। तो पहला समीकरण निकाय है, देखो डेल्टा निकाला, डेल्टा 1 निकाला, डेल्टा 2 निकाला, डेल्टा 3, और सब के सब क्या आ रहे हैं पहले के लिए? 0। तो बताओ क्या बोलोगे? अब चेक करना पड़ेगा, कोई भी 2 समतल क्या नहीं है? समांतर नहीं है, मतलब सब 0 आ रहे हैं, समांतर नहीं है, इसलिए कितने हल होंगे बताओ? अनंत हल होंगे। अब दूसरे के लिए क्या करोगे बताओ? वही बात करेंगे, डेल्टा निकालेंगे, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। तो इसमें तो क्या हुआ कि डेल्टा 0 आ गया और डेल्टा 1 ही नॉन 0 आ गया, तो आगे निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी ना ये तो।
तो सीधा ही अपन क्या बोल सकते हैं, इसका कोई हल नहीं होगा। और तीसरे में देखो ध्यान से, तीसरे में देखो क्या, पहला समतल और दूसरा समतल आपको कैसे दिख रहे हैं, समांतर। अरे समांतर तो चेक कर सकते हैं ना, वही रेखा वाला ही सीन है, तो समांतर है, अतः कोई हल नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सदैव आप पहले ये तो चेक ही कर लेना क्वेश्चन में कि कहीं समतल समांतर तो नहीं है। हमेशा पहले ये चेक कर लेना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि समांतर समांतर है, तो वहाँ तो कोई हल नहीं आएगा। तो ये बात ध्यान रखना। अब अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। ये देखो थोड़ा सा, पी एंड क्यू के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण निकाय हल रखती है। ये कठिन प्रश्न है, और जेईई मेंस के कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन, मतलब पार्ट जो बनाए हैं मैंने वो 4 क्वेश्चन है। अद्वितीय हल, अनंत हल, कोई हल नहीं, 2 हल। अब 2 हल को मैंने ये भी लिख दिया परिमित रूप से बहुत हल, मतलब जैसे ये बोलता 10 हल तो सब कुछ सेम ही रहता। तो इसमें ही मैं सीधा सीधा वही निकालूंगा, डेल्टा निकाल लिया, डेल्टा 1 निकाल लिया, डेल्टा 2, डेल्टा 3। तो पहला है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल के लिए तो एक ही कंडीशन होता है ना, क्या, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, तो ये पहला आ गया। अब अनंत हल या कोई हल के लिए क्या होता है, डेल्टा 0 होता है। तो डेल्टा 0 होता है तो या तो P3 या Q, P बराबर 2 या Q इक्वल टू 3। तो इसको अब अपन चेक करेंगे। तो ये अब होमवर्क का क्वेश्चन है, वैसे तो H का मतलब है होमवर्क, तो यहाँ पे देख लो थोड़ा सा मैंने केस कैसे बनाए। तो P बराबर 2 रखकर समीकरणों को देखने पर पाते हैं कि कोई भी 2 समतल समांतर नहीं आता है, अनंत हल होंगे। P बराबर 2, देखो जब P बराबर 2 है तो डेल्टा सब 0 है। अब कैसे बताए कि अनंत हल या कोई हल नहीं, तो इसके लिए P बराबर 2 समीकरण में रखेंगे, और समीकरणों को देखने पर हम पाते हैं कि कोई भी 2 समतल समांतर नहीं आता है, अनंत हल होंगे। और M2 भी यहाँ पे देख सकते हैं, M2 यहाँ पर समतल 1 और 3 संपाती है तथा समतल 2 उसके समांतर नहीं आता है, अनंत हल होंगे। देखो दोनों ही तरीके से आप देख सकते हो। पहला M1 मैंने बताया, P बराबर 2 समीकरण में रखने पर कोई भी 2 समतल समांतर नहीं आता, अपन बोल सकते हैं अनंत हल। या फिर आप दूसरे तरीके से यहाँ ये भी बोल सकते हो, समतल 1 और 3 तो संपाती हो गए और समतल 2 उनके क्या हो गए, समांतर नहीं है, तो अनंत हल आएंगे। और दूसरा मैंने केस बनाया, देखो P2 तो मैंने ले लिया, अब P2 नहीं है और Q 3 है। यही क्यों लिया, तो इसमें क्या रहा है, डेल्टा अपना 0 लेना था, इसलिए यही लेना। तो डेल्टा 0 लिया, तो ये आप करेंगे तो ये देखो डेल्टा 0 और डेल्टा 1, तो इसमें तो कोई हल नहीं आ जाएगा। या तो अब फोर्थ क्या है, फोर्थ क्या है, देखो फोर्थ में है कोई 2 हल, 2 हल। तो 2 हल हो सकते हैं क्या, आप बताओ मुझे, 2 हल कैसे होंगे। तो 2 हल या तो कोई हल नहीं आएगा, या एक हल आता है, या अनंत हल आते हैं। तो क्या कभी आपने सुना है 2 हल आते हैं, क्योंकि 3 समतल 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद ही नहीं कर सकते। इसको थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करना। और वैसे देखें तो अपन ने केस क्या बनाया था, या तो कोई हल नहीं, या तो एक हल, या तो अनंत हल। तो 2 हल तो हो ही नहीं सकते, या अपन बोल सकते हैं परिमित हल होंगे नहीं, तो ये तो असंभव आ जाएगा। अब देखो क्या हो रहा है, 2 चरों में, अब ये भी देखो एक इम्पोर्टेंट केस है कि 2 चरों में 3 रैखिक समीकरण निकाले, मतलब चर 2 ही हैं, 3 समीकरण दे दी। तो ये क्या है, 2D में 3 रेखाएं हैं। अब 2D में 3 रेखाएं हैं, तो देखो इसका डेल्टा कैसे डिफाइन है, इसका ध्यान से देख लेना। A1 B1 C1, मतलब सभी कोफिशिएंट लिख दे, A2 B2 C2 A3 B3 C3, तो ये डेल्टा होता है। अब इसमें ध्यान से देखो, यदि डेल्टा 0 नहीं है तो कोई हल नहीं होगा। अगर डेल्टा 0 नहीं है तो कोई हल नहीं होगा। यदि डेल्टा 0 है तो अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, या अनंत हल के लिए चेक करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर डेल्टा 0 आ गया तो इसका हल अद्वितीय हल भी आ सकता है, कोई हल नहीं भी आ सकता है, अनंत हल भी आ सकता है। उसके लिए अपने को चेक करना पड़ेगा। अब देखो, यदि 3 रेखाएं संगामी है तो डेल्टा 0 होगा। अब जो स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ वो देखो, ध्यान से देखें कि 3 रेखाएं संगामी है तो डेल्टा 0 होगा। परंतु यदि डेल्टा 0 है तो रेखाओं का समगामी होना जरूरी नहीं है, क्योंकि वे समांतर या संपादी भी हो सकती है। तो इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें और समझने की कोशिश करते हैं। यदि रेखाएं संगामी है, अब अपने को तो इसने दे दिया कि संगामी है, तो भाई संगामी है तो क्या करूं मैं। पर एक बात ध्यान से देखो कि अगर डेल्टा 0 नहीं हुआ तो वो संगामी हो ही नहीं सकती। क्या डेल्टा 0 नहीं हुआ तो हो ही नहीं सकती। तो मतलब कब हो सकती है, कब हो सकती है, जब डेल्टा का वैल्यू 0 आए, मतलब उसी टाइम तो हो सकती है ना, उसके अलावा तो हो ही नहीं सकती। तो मैंने क्या करा, डेल्टा को 0 कर दिया। डेल्टा को 0 करने के बाद 2 वैल्यू आए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों मानों पे मुझे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा।
अब चेक करें, अगर डेल्टा का लेमडा का वैल्यू आप 1 रखते हैं तो देखो रेखाएं 2 और 3 कैसी हो जाती है, समांतर। रेखाएं 2 और 3 कैसी हो जाती है, समांतर। समांतर होने का मतलब वो संगामी है क्या? बिल्कुल नहीं है, मैं बोला हूँ समांतर। और तथा लेमडा जब अपन रखेंगे -1/4 तो कोई भी 2 रेखाएं समांतर नहीं है, अतः वे क्या होंगी, संगामी। तो संगामी निकालने के लिए अपने को डेल्टा 0 करा और फिर चेक करना पड़ेगा। तो इस थ्योरी को बहुत अच्छे से ध्यान दें तो आप कर पाएंगे ये क्वेश्चन। अब आता है अपना वही मैट्रिक्स अवयव विधि से रेखिक समीकरण निकाय का। तो इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ कि केवल थ्योरी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर इस मेथड से आप क्वेश्चन को करेंगे जेईई मेंस और जेईई एडवांस में तो बहुत लेंथी जाएगा और आप छोड़ ही देंगे बीच में। तो यही वो है कि 3D में 3 समतल है, इन्हीं को अपन अवयव रूप में लिखेंगे तो बताओ कैसे लिख देंगे, A1 B1, आप इनको गुणा करेंगे तो ये 3 समीकरण वापस बन जाएंगे। इसी को अब देखो, इसको A बोल देते हैं, इसको X और इसको B, ये मैंने मान लिया है। तो बताओ मेरे पास क्या आ गया, AX बराबर B। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे तो X चाहिए ना, तो X चाहिए तो बताओ क्या करोगे, A को हटाना है। तो A को हटाना है तो देखो कुछ लोग बोलेंगे सर A इन्वर्स से गुणा कर देता, पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि A इन्वर्स आपका क्या विद्यमान ही नहीं हो, तो इससे गुणा नहीं कर सकते। पर किससे गुणा कर सकते हैं, ADJ तो गुणा कर सकते हैं ना, ADJ से गुणा कर दिया, अब ये आ गया। ये आने के बाद ADJ A से गुणा कर दिया। अब देखो अगर ये 0 नहीं हुआ तो वो तो वही बात होगी, 0 नहीं हुआ तो इसका भाग दे देंगे और x का मान अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और ये अपने को पता है फॉर्मूला होता है A इन्वर्स। और इस केस में तो मैं ये बोलता, देखो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 नहीं है तो आपका A इन्वर्स एग्जिस्ट करता। तो आप ऐसा भी बोल सकते थे कि सर हमने इसको किससे गुणा कर दिया, A इन्वर्स से, तो ये तो आ जाएगा x और A इन्वर्स भी। पर ये केवल किस केस में कर पाएंगे, इस केस में। ये बात समझ में आता है। अब अगर A 0 होता तो क्या करते आप, A 0 होता, देखो A 0 होता तो मतलब इधर वाला ये तो 0 हो गया, और ये ADJ A B ये 0 नहीं हुआ, तो इधर वाला तो 0 नहीं हुआ और ये 0 हो गया। तो बोलो क्या बोलोगे, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। अब ध्यान से देखें, अगर ADJ B भी 0 हो जाता, मतलब ये पहले वाला भी 0 दूसरे वाला भी 0, तो क्या होता। तो कुछ लोग तो बोलेंगे सर 0 बराबर 0 आ रहा है, पर ये तो अपना ओरिजिनल इक्वेशन नहीं है ना, इसको तो हमने गुणा उणा करके लाए हैं। तो 0 बराबर 0 आने का मतलब ये तो नहीं है ना जो पहले वाला समीकरण था वो सही है। कैसे, जैसे मेरे पास दिया हुआ था 1 गुणा 2, ये तो बराबर नहीं है, पर मैंने इसको 0 से गुणा कर दिया दोनों तरफ, तो ये तो बराबर आ गया ना। तो इसलिए ये ध्यान रहे, यहाँ पे कोई 2 समतल समांतर है तो कोई हल नहीं आएगा, कोई 2 अन्यथा अनंत हल आएंगे। तो ये 2 केस यहाँ पे बनते हैं, ये बहुत अच्छे से ध्यान रहे। और आप इसको अगर चेक करना चाहते हो कि सर ये कोई हल, इसमें कोई हल नहीं आएगा या नहीं आएगा, तो बिल्कुल आएगा। आप 3 समांतर समतल ले लेना, तो उस केस में ये कोई हल वाला केस आपका बन जाएगा। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न है, यहाँ पे भी 2 केस है इस केस में कि वो कोई हल नहीं है या अनंत हल है। और मैंने ये एग्जांपल दे दिया आपको, क्योंकि अपन ने ओरिजिनल इक्वेशन तो ये नहीं है ना, ये तो अपन गुणा करके लाए। तो हो सकता है ना अपन ने 0 से गुणा किया तो ये 0 ही हो गया, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना जो दिया हुआ था वो सत्य है। तो ध्यान रखें, इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका ये थ्योरी इंपॉर्टेंट था। अब देखो क्वेश्चन भी आते हैं इस पर। तो क्वेश्चन को क्या है, ये क्वेश्चन है, माना ये है रेखिक समीकरण निकाय है, इस रेखिक समीकरण निकाय के अनंत हल है, तो मतलब इसके अनंत हल है। तो मैंने क्या बोला है भाई, इसको भी अपन किससे करेंगे, क्रेमर नियम से ही करेंगे, क्योंकि जेईई का क्वेश्चन इसी से आपको हो पाएगा अच्छे से। तो ये लिया और इसको 0 करना ही पड़ेगा, अनंत हल है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये 0 होगा, 0 किया तो ये आंसर आ रहा है। अब मैंने बोला डेल्टा 0 है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा अल्फा के। अब समतल कैसे आएंगे, तो समतल तो देखो इसको गुणा कर दो ना, 3 समतल बनाने तो आते हैं ना। मैं गुणा कर रहा हूँ इसको, cos अल्फा x1 + 0 और ये sin अल्फा x3। तो पहला समीकरण तो आ जाएगा ये 0, दूसरा समीकरण क्या आ जाएगा, दूसरा समीकरण आ जाएगा x2 बराबर है, तीसरा समीकरण क्या आ जाएगा, sin अल्फा x1 + cos अल्फा x3 = 0। तो ये अपने 3 समीकरण आएंगे अगर आप गुणा करोगे तो। अरे इतना तो आता होगा ना, गुणा करके
तीनों को तुलना करने पे। तो अल्फ़ा के इन मानों पर समतल 1 और 3 समपाती है। अब तुम समतल 1 और 3 को देखोगे ना, ये π/4 है। π/4 पे साइन और कोस का मान तो बराबर होता है, और साइन भी देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक में साइन एक में कोस, तो वो उधर 0 है तो इसलिए सेम ही हो जाएंगे। तो 1 और 3 समपाती हो जाएंगे। और समतल 2 इनके समांतर नहीं है। समतल 2 क्या नहीं है, समांतर नहीं है। अरे ये तो इनके समांतर नहीं हो सकता ना, तो इसलिए कितने हलाएंगे बताओ, अनंत हलाएंगे। ध्यान से पढ़ो इस लाइन को। अल्फा के इन मानों पर समतल 1 और 3 समपाती है तथा समतल 2 इनके समांतर नहीं है, अतः कितने हलाएंगे, अनंत हलाएंगे। अल्फा के मानों की संख्या तो अनंत है, तो अल्फा के मानों की संख्या तो इसने बोला एक तो परिमित और एक 4, तो ये तो अनंत बोला ही नहीं ना, ये दोनों ऑप्शन तो गायब हो गए। मतलब अल्फा के मानों की संख्या कितनी है, अनंत। अब इसने बोला कि ऐसे अवयवों की संख्या अनंत। अब लोग कोई इसको लगाने की सोचेंगे, पर ध्यान से देखो क्या होगा। परंतु ऐसे अवयवों की संख्या केवल 4 है, क्योंकि अल्फा बिलोंग्स टू 0 से 2π में अल्फा के केवल 4 मान है। इसके बाद अवयवों की पुनरावृत्ति होने लगेगी। पुनरावृत्ति कैसे, कि जैसे 0 से 2π में जितने अवयव आगे 4 आगे, अब तुम 2π से आगे जाओगे तो फिर से वो पहले वाला अवयव ही आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करके देख लेना। जैसे अल्फा के मान π/4 पे जो आंसर आ रहा है आपका ए का, वही ए आ जाएगा। अल्फा का मान आप लिखेंगे जब कितना, 2π + π/4। ये बात समझ में आता है क्या। तो इसलिए ये दोनों आपके सेम ही आ जाएंगे। समझ गए ये बात। 2π मतलब वही आ जाएगा, 2π + π/4 जब आएगा तो उस टाइम ये सेम आ जाएगा। तो ये बात तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसको ध्यान से देखो, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर है जो करेक्ट है। अब इसका यूज कहाँ आता है, तो बोर्ड में आता है, तो देख लेते हैं। निम्न समीकरण निकायों का अवयव विधि से हल करें। अब बोर्ड में लिख के ही दे दिया कि किससे करना है, अवयव विधि से, तो अपन कर लेंगे। तो देखो ये अवयव रूप लिखा, अवयव रूप लिखना तो आ गया होगा ना, ध्यान से देखेंगे तो। फिर x बराबर भी, पर x बराबर क्या करें, a इनवर्स भी, क्योंकि हल ही आएगा तभी तो निकलेगा ना, तो इसमें इन्वर्स कर सकते हैं। और इन्वर्स करना आपको आता होगा तो डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख सकते हैं। बोर्ड के लिए क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, जिसमें क्या है, जिसमें 3 समीकरण को हल करें, इनको हल करना है। तो अब आपके अवयव मेथड आप लगाते रहना, फिर आपको पता चलेगा। तो इसमें देखो डेल्टा 0 आ रहा है, डेल्टा 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा 0 आ रहा है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनमें से कोई भी 2 समतल जो है वो क्या नहीं है, समांतर नहीं है। डेल्टा 0 आ रहे हैं और कोई भी 2 समतल समांतर नहीं है। यहाँ पे पी कर सकते हैं आप, पी करेंगे तो आपको यहाँ पे पी आ जाएगा। तो कोई भी 2 समतल समांतर नहीं है, अतः अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। तो z बराबर लैम्डा रखने पर क्या हो गया, समीकरण समान समीकरण प्राप्त होगी। तो मतलब इस बार आप समान समीकरण है तो तुम हल क्या करोगे उनको, तो हल नहीं आ रहे। इसलिए अपन क्या कर लेंगे, मैंने पहले बोला था कि अगर संभव नहीं हो पा रहा तो फिर क्या कर दो, y को t रख दो। y बराबर t समीकरण 1 और 2 में रखने पर y का मान क्या रखो, t रखो और फिर सोल्व कर लो। क्योंकि z बराबर लैम्डा से नहीं आ रहा, क्योंकि सेम ही समीकरण आ गई, तो इसलिए t रख के अपन सोल्व कर लेंगे, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ये तो बात समझ आता है। अब कोई बोलता है कि सर अपन z बराबर लैम्डा समीकरण 1 और 3 में रख लेते हैं, हाँ उससे भी आ जाएगा। पर मैं तो ये बोला था कि कोई भी दिक्कत हो ना z बराबर लैम्डा से, कोई भी दिक्कत z बराबर लैम्डा रखने पे आ रही हो तो आप y को लैम्डा रख लो या y को t रख लो, तो वहाँ से अपना आंसर आ जाएगा। तो इसमें अपन ने पूरा टॉपिक कवर किया है। आज अपन ने जो पढ़ा है वो मैंने एक किताब लिखा है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का, हिंदी मीडियम में, उसी से पढ़ा है। तो जेई मेंस में देखो इससे 2 क्वेश्चन आते हैं और जेई एडवांस में इससे 3 क्वेश्चन आते हैं। और ये किताब मैंने क्या लिखा है, थ्योरी डाला है विथ 100+ सॉल्व एग्जाम्पल। तो थ्योरी है जैसे अपने को क्लास में पढ़ाया जाता है, और 135 सॉल्व क्वेश्चन अलग से हैं। और इसमें भी खास बात क्या है कि मैंने ये बताया है कि अगर कोई क्वेश्चन केवल जेई एडवांस के लिए, उसमें मैंने क्या लिखा है, ए। अगर कोई क्वेश्चन जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों के लिए है तो उसमें मैंने क्या लिखा है, जे। तो मतलब अलग अलग क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब आप बोलोगे ये क्वेश्चन सर ये किताब हमें कैसे मिलेगी, तो इसके लिए आपको देखो स्टेप 1 कि डाउनलोड करना है आपको क्या, एग्रीजोन फॉर एग्रीकोस। ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है कहाँ से, प्ले स्टोर से, जहाँ से आप गेम डाउनलोड करते हो वहाँ से, या फिर इसी में इस डाउनलोड करने के लिए मैंने इसका लिंक दे दिया है नीचे, तो उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये तो आपको पहले तो इसको डाउनलोड करना है, फिर इस एप्लीकेशन में जाके आपको साइन अप करना है एज ए स्टूडेंट। मतलब आप एज ए स्टूडेंट इसमें साइन अप कर लेना।
उसके बाद कैसे क्या करोगे, इसमें जब आप खोलोगे एप्लीकेशन को तो आपको एक स्टोर दिखेगा। स्टोर पे जब आप क्लिक करोगे, स्टोर नीचे ही नीचे स्टोर दिखेगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो ऊपर ही ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखेगा सर्च, उसमें जेई डालना और सर्च करना तो आपको ये किताब दिख जाएगा। तो इसमें मैंने फ्री कंटेंट भी डाला है ताकि आप ख़रीदने से पहले ये देख सको कि मेरे को इस किताब में क्या क्या मिलने वाला है। तो इससे आपको फ़ायदा क्या है, एक तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, भाई इंग्लिश का किताब करोगे तो उसमें टाइम लगेगा, दूसरी हिंदी मीडियम की ये बेस्ट बुक है। और मैं तो ये बोलता हूँ आप कोई भी इंग्लिश मीडियम की किताब ले लो, उससे भी इसका कंटेंट आपको अच्छा लगेगा, तो इसको आप ख़रीद सकते हो। और अच्छा नहीं लगे तो मैं अपना पर्सनल नंबर आपको यहाँ दे देता हूँ, अगर आपको कंटेंट अच्छा नहीं लगे तो मैं आपके पैसे वापस कर दूँगा, तो ये ध्यान रखा। तो इसको आप देख सकते हो अच्छे से, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, ताकि बाकी के स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट हो।